जी। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि अभी आज के इस टॉपिक में हमें जितने भी समाज सुधारक रहे हमारे, है ना, जितने भी समाज सुधारक रहे 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, इसमें राजा राम मोहन राय से लेकर के केशव चंद्र सेन से लेकर के दयानंद सरस्वती से लेकर के देवेंद्रनाथ टैगोर से लेकर के जितने भी हैं, सर सैयद अहमद खान हो गए, है ना, कुछ आपको साउथ इंडिया में मिलेंगे आपको कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी आपको समाज सुधारक हैं इन सबको पढ़ना है। इसके अलावा पारसी धर्म में थोड़ा बहुत क्या सुधार होता है वो पढ़ना है। इसके अलावा इस्लाम माने मुस्लिम धर्म में क्या कुछ सुधार हो रहा है, कौन से आंदोलन चल रहे हैं वो पढ़ने हैं। कल हमने ये पढ़ा था कि जो पूरा का पूरा समाज सुधार आंदोलन 18वीं शताब्दी में चल रहा था वो तकरीबन दो अलग अलग धाराओं में चल रहा था। एक तो स्त्रियों की स्थिति को सुधार करने के लिए कुछ चीजें चल रही थी, और दूसरा जो निचली जातियों का जो उत्थान है उस पर चल रहा था। क्योंकि समाज और धर्म का अगर कोई विक्टिम था, कोई उस दौर में कोई अगर पीड़ित पक्ष था, तो यही दो पीड़ित पक्ष थे, एक तो महिलाएं और दूसरा निचली जाति के लोग। तो इन तमाम चीजों पे काम हो रहा है। कल हमने वो उस क्लास को देखा था, है ना। तो आइए आज शुरू करते हैं इसको। राजा राम मोहन राय, है ना, आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। राजा राम मोहन राय का टाइमिंग क्या है, 1772 से लेकर के 1833। एक एक पॉइंट को बढ़िया से समझते जाइए। मैंने पूरी कोशिश की है कि सारी वो चीजों को कलेक्ट कर दिया जाए कि क्वेश्चन मिस ना हो आपका, है ना, क्वेश्चन और मिस होगा भी नहीं। चलिए सबसे पहले राजा राम मोहन राय का उपनाम क्या है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा गया है इन्हें, आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया है इन्हें, ठीक है ना, भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता। इसके अलावा इनको और भी पत्रकारों में राजकुमार, पत्रकारों का राजकुमार वगैरह ऐसा कहा गया है। चलिए तो क्या क्या इनका कंट्रीब्यूशन है। दूसरा पॉइंट देखिए, 1809 में 1809 में इन्होंने एकेश्वरवादियों को उपहार नामक एक पुस्तक लिखी। गिफ्ट टू मोनोथेसिस इसको कहा गया, ठीक है, एकेश्वरवादियों को उपहार। इसका और क्या नाम है, तुहफत उल मुजाहिदीन, तुहफत उल मुजाहिदीन नामक एक पुस्तक लिखा है, एकेश्वरवादियों को उपहार लिखा है, ठीक है। 1814 जस्ट 5 साल के बाद इन्होंने क्या किया है, तो कलकत्ता में याद रखिएगा एक इंस्टीट्यूशन आत्मीय सभा की स्थापना की 1814 में। और 1816 में इन्होंने क्या किया है, तो वेदांत सोसाइटी, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की है। इसके कुछ समय बाद 4 साल के बाद 1820 में क्या किया है देख सकते हैं, तो प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखा है। तो ये दूसरी पुस्तक हुई। पहली पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार, दूसरा प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक इन्होंने लिखा है। फिर आप आ जाइए 1928, अगस्त 1928 में चले जाइए, तो अगस्त 1928 में इन्होंने ब्रह्म सभा का गठन किया है। 1900 नहीं, सॉरी 1828, यहां पे 19 को क्या कर लीजिएगा, 18 कर लीजिएगा, 1828 है ना, 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा का गठन किया। हमने क्या देखा, 1814 में आपका आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म सभा, जस्ट 14 साल के बाद। और बाद में यह ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ये ब्रह्म सभा के रूप में स्टेब्लिश हुआ है, किंतु बाद में इसी को ब्रह्म सभा कहा गया है। अगला पॉइंट, राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध करने हेतु एक धर्म सभा का गठन किया। एक व्यक्ति है राधाकांत देव, इन्होंने ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध करने के लिए एक और इंस्टीट्यूशन बनाया जिसको कहते हैं धर्म सभा। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि धर्म सभा के संस्थापक कौन हुए, तो राधाकांत देव, जो कि अपोजर थे या अपोजिट थे किसके, तो ब्रह्म समाज के या ब्रह्म सभा के। अगला 1833, 1833 में इन्होंने क्या किया, ब्रिस्टल इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड में ब्रिस्टल है, वहां इनका निधन हो गया, वहां इनकी मृत्यु हो गई। इनके एक सहयोगी थे, इनको कौन कौन सहयोगी थे, एक नहीं कई थे। एक तो डेविड हेयर थे, अलेक्जेंडर डफ थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे, पी के टैगोर थे, इसके अलावा चंद्रशेखर देव थे और तारा चंद्र चक्रवर्ती थे। ये लोग राजा राममोहन राय के क्या थे, तो इनके सहयोगी थे, ठीक है। अब इनका योगदान देखिए अलग अलग क्षेत्र में। देखिए शिक्षा क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, तो 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर, या डेविड हेयर को कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करने में मदद की। कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज को फाउंड करने में इन्होंने मदद किया डेविड हेयर को। वहीं 1817 में इन्होंने कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल खोला है, अंग्रेजी स्कूल खोला है।
1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की है। 1825 में, यहां पे मैंने आपको वेदांत सोसाइटी बताया है 1816 में, जबकि 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की है। और क्या है, तो बांग्ला व्याकरण और बंगाली पद्य की रचना इन्होंने की है। अगला, ये तो एजुकेशन के क्षेत्र में इनका कंट्रीब्यूशन। जर्नलिज्म में इन्होंने क्या किया है, जैसा कि मैंने कहा पत्रकारिता का इन्होंने, इनको पत्रकारिता का राजकुमार भी, देखिए यहां भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत कहा गया था इनको, ठीक है। क्या किया इन्होंने, एक बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया है। 1822 में इन्होंने एक मिरातुल अखबार फारसी में इसका प्रकाशन किया है। और 1829 में इन्होंने हिंदू में बंगदूत, हिंदी में बंगदूत नामक समाचार पत्र निकाला है। देख रहे हैं आप, तो क्या हुआ है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा गया, बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया, एक फारसी में पत्रिका है, अखबार है मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया, और हिंदी में बंगदूत का नामक समाचार पत्र निकाला। अंतरराष्ट्रीयता इनका देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे ये क्या रखते हैं, क्या पहचान रखते हैं, तो 1821 में जब नेपल्स की क्रांति हुई, उस नेपल्स की क्रांति की विफलता की खबर से बहुत दुखी हो गए थे। और 1823 में स्पेनिश क्रांति की सफलता में सार्वजनिक घोष दिया था। मतलब हो रहा है दूसरी जगह, किंतु कहीं ना कहीं ये क्या, एक इनके अंदर में एक अंतरराष्ट्रीयता का, एक इंटरनेशनलिस्ट का एक अप्रोच था, एक कैरेक्टर था, वो यहाँ पे दिखता है। अगली बात, सामाजिक क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा है, तो हिंदू धर्म में सुधार का इन्होंने बहुत प्रयास किया। जाति प्रथा, सती प्रथा, विधवा प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों का निरंतर विरोध किया है। स्त्री अधिकारों के एक बहुत ही प्रबल समर्थक रहे और बहुविवाह के विरोधी रहे, ठीक है। तो ये सब जो रहा अभी तक जो हमने पढ़ा 3 स्लाइड में, वो राजा राममोहन राय के बारे में पढ़ा। एक बार फिर से मैं फटाफट चीजों को आपको बताता चलता हूं। इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा गया, आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा गया। 1809 में एक किताब लिखा, केशवरवादियों को उपहार। इसके अलावा एक और किताब 1820 में लिखा है, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ठीक है। 1814 में आत्मीय सभा, 1828 में ब्रह्म सभा। उस ब्रह्म सभा का विरोध करने के लिए एक और सभा बनी, धर्म सभा, और उस धर्म सभा के फाउंडर हो गए राधाकांत देव। इसके अलावा 1833 में ये मर गए, ठीक है। इनके कई सारे साथी थे। शिक्षा, एजुकेशन में इन्होंने एक स्कूल, अंग्रेजी स्कूल खोला कलकत्ता में, हिंदू कॉलेज को स्थापना करने में मदद किया, वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने स्वयं 1825 में की, ठीक है। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने देखा ये संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार और बंगदूत नामक चीजों को प्रकाशन किया। अंतरराष्ट्रीय एक छवि थी, एक अंतरराष्ट्रीयता का भी इनमें भाव था। और सामाजिक क्षेत्र में योगदान के तौर पर कोई नहीं भूल सकता है कि 1829 में जो सती प्रथा का उन्मूलन किया है, वो इन्हीं के प्रयासों का एक प्रतिफल था। तो ये हुआ क्या, ये हुआ इसको क्या कहते हैं, राजा राममोहन राय। बढ़िया से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। मूलतः देखिए क्या क्या चीजें हैं, इनको ब्रह्म समाज के बारे में के लिए जाना जाता है ना, जो 1828 में स्टैब्लिश हुआ है, करेक्ट। और आत्मीय सभा इन्होंने 1814 में किया है। दोनों के फाउंडर राजा राममोहन राय। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट है देवेंद्रनाथ टैगोर और ब्रह्म समाज। अब देखिए ये जो ब्रह्म समाज है, जिसकी स्थापना किसने किया था, तो किसने किया था, आपका राजा राममोहन राय जी ने किया था। बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर इसको लेकर के क्या करते हैं, देखिए वो तो मर गए कुछ सालों बाद। 1842 में 1842 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हो गए, ठीक है। 1839 में इन्होंने क्या किया है, एक तत्वबोधिनी सभा का गठन किया है। इन्होंने भी एक इंस्टीट्यूशन को फाउंड किया, तत्वबोधिनी सभा, एवं बंगाली भाषा में एक तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया है। ये हुआ देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में। ज्यादा नहीं, 3 पॉइंट। नंबर 1, 1842 में ब्रह्म समाज से जुड़े, 1839 में तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका, ये 3 चीजें। नेक्स्ट है केशव चंद्र सेन और ब्रह्म समाज के बारे में, जरा ये समझिए। 1858 में केशव चंद्र सेन जो है वो आपका ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। तो इसका मतलब याद रखिए कि ये जो ब्रह्म समाज आपको नजर आया है ना, ब्रह्म समाज, इसको 1828 में आपको राजा राम मोहन रॉय के द्वारा फाउंड किया गया। और बाद में इनमें इसमें 2 बड़े विद्वान, 2 बड़े महापुरुष और जुड़ते हैं। एक तो देवेंद्रनाथ टैगोर और दूसरा केशव चंद्र
सेन, ये दो लोग है ना, ये जुड़ते हैं कब, तो 1842 में, और ये कब जुड़ते हैं, तो 1858 में, इनके बाद में। तो ये याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय, फिर देवेंद्रनाथ टैगोर, फिर केशव चंद्र सेन, ये सारे, ये तीनों बैक टू बैक ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। आइए क्या है, तो केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण किया 58 में, और उन्हें टैगोर ने, याद करिएगा, टैगोर है ना, आचार्य नियुक्त किया था। कौन टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों, है ना, समाज के अंतर्राष्ट्रीयकरण, सभी धर्मों की शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय विवाह को प्रोत्साहन के कारण देवेंद्रनाथ टैगोर से उनके मतभेद गहरे हो गए। अंतर्राष्ट्रीय विवाह नहीं होगा, इसको ये कर दीजिए। इन्होंने कहीं ना कहीं विवाह को लेकर के, मतलब बाल विवाह को लेकर के प्रोत्साहन, एक तरीके से ये समझिए। तो इन्हीं बात को लेकर के समाज का अंतर्राष्ट्रीयकरण, मतलब ये एक विश्व के साथ जो जोड़ रहे हैं, सभी धर्मों की शिक्षा की बात कर रहे हैं, और बाल विवाह की बात कर रहे हैं। तो इसी की वजह से केशव चंद्र सेन के साथ थोड़ा सा अनबन हो गया, किसका, इन तीन मुद्दों पर, तो देवेंद्रनाथ टैगोर के, जिन्होंने इनको आचार्य कहा। और 1865 में, याद रखिएगा, 1865 में केशव चंद्र सेन ने आचार्य पद से बर्खास्त कर दिया गया, है ना। और 1866 में, याद रखिएगा, भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान ब्रह्म समाज के नाम से एक नई सभा का गठन किया। एक तरीके से ब्रह्म समाज को ही तोड़ दिया गया। देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्म समाज को कहा गया आदि ब्रह्म समाज, और इनके ब्रह्म समाज को कहा गया भारतीय ब्रह्म समाज, याद रखिएगा। और 1878 में केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री, ध्यान रखिएगा, चूंकि ये जो ब्रह्म समाज है, वो बाल विवाह का विरोध कर रहा था, स्त्री अधिकारों की का समर्थन कर रहा था, और स्वयं केशव चंद्र सेन ने जब अपना नंबर आया तो अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ वैदिक कर्म कांडों से कर दिया, कूच बिहार के राजा के साथ। तो कहा गया कि कहीं ना कहीं आपकी कथनी और करनी में अंतर है, इससे विवाद उत्पन्न हुआ था। और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। बाद में क्या हुआ कि भारतीय ब्रह्म समाज जो है, इसमें भी फूट हो गया, और एक साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। ठीक है, तो याद रखिएगा। यानी यहां पर एक तरीके से इसका एक मोटा मोटी हम आपको बता दे रहे हैं क्या हुआ। ये जो ब्रह्म समाज आपको दिखाई दे रहा है 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा इनको स्थापित किया गया। ये दो भाग में पहले तो बट गया, एक आदि ब्रह्म समाज जो देवेंद्रनाथ टैगोर की अध्यक्षता में रह गया या इनके लीडरशिप में, एक भारतीय ब्रह्म समाज जो केशव चंद्र सेन की लीडरशिप में रह गया। ये 1866 में ये डिवीजन हुआ है। इसके अलावा इससे भी निकल करके एक और आ गया साधारण ब्रह्म समाज 1878 में, जब केशव चंद्र सेन ने क्या कर दिया, अपने 13 वर्ष की पुत्री की शादी कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये इन चीजों को। नेक्स्ट है, आगे बढ़ता हूं, प्रार्थना समाज। देखिए 1867 में बंबई में, याद रखिएगा, बंबई में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना कर दिया, है ना। ये पहले परमहंस सभा हुआ करता था 1849 में, उसी का एक अमेंडेड वर्जन था, एक संशोधित रूप था। तो इस संस्था से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन थे, एक तो एम जी रानाडे, दूसरा आरजी भंडारकर, और तीसरा एनजी चंदावरकर। अब यहां पे पॉइंट ध्यान रखिएगा, अभी तक आपने दो सभाएं देखा, एक तो ब्रह्म सभा, और अब दूसरा देखा, या समाज, है ना, ब्रह्म समाज, समाज भी कह सकते हैं, और दूसरा देखा अभी प्रार्थना समाज। देखिए ये सब बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। ये आपका राजा राम मोहन राय, और इसके फाउंडर हो गए कौन, तो आपका आत्माराम पांडुरंग, और ये 1867 में, और ये 1828 में। बढ़िया से इन चीजों को आपको थोड़ा सा याद रखना है। बाकी उसके बाद 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज, और 78 में जाकर ये साधारण ब्रह्म समाज में निकल करके आता है। तो ये ब्रह्म समाज का ही हिस्सा है। किंतु अभी तक जो मोटे मोटे तौर पर आपने ब्रह्म समाज देखा और प्रार्थना समाज देखा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, आइए, यंग बंगाल आंदोलन चला, और हेनरी विवियन डेरोजियो एक और हस्ती है, इनके बारे में जरा सा समझ लीजिए। यंग बंगाल आंदोलन आखिर ये था क्या, आपको मिलेगा किताब में, आप जाइएगा स्पेक्ट्रम में जाइएगा, या किसी और मॉडर्न इंडिया की किताब में जाइएगा, आपको मिल जाएगा। क्या है जरा समझिए, मैंने बहुत अच्छी तरीके से नोट्स को कंपाइल किया, ध्यान रखिएगा।
19th जो सेंचुरी है, 19वीं शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में, माना 1830 और 1840, ठीक है, बंगाल के बुद्धिजीवी लोगों में एक रेडिकल, याद रखें, रेडिकल या उग्रवादी प्रवृत्ति का जन्म। रेडिकल या उग्रवादी मतलब थोड़ा आक्रामकता है। जो राजा राम मोहन राय के, चूंकि राजा राम मोहन राय भी बंगाल से ही थे, जो राजा राम मोहन राय के विचारों से भी अधिक आधुनिक और क्रांतिकारी था। अब आपको मैं बताऊं कि ये वही टाइमिंग है, राजा राम मोहन राय का टाइमिंग। आप देख रहे हैं 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है, और ये बात हो रही है 1830 का दशक और 40 के दशक की बात। तो आपको बता दूं कि इस समय बंगाल में बुद्धिजीवी लोगों में एक उग्रवादी प्रवृत्ति का जन्म ले रहा है, जो राजा राममोहन राय के विचारों से भी अधिक आधुनिक और क्रांतिकारी था, और इसी आंदोलन को यंग बंगाल आंदोलन कहा जाता है। बढ़िया से, ठीक है ना। तो 19वीं शताब्दी के तीसरे और चौथे जो डिकेड है, उसमें बंगाल में बुद्धिजीवी लोगों का, ये पॉइंट याद रखिएगा, बुद्धिजीवी लोगों का एक, बुद्धिजीवी लोगों में एक रेडिकल या उग्रवादी प्रवृत्ति, एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच, एक ट्रेंड डेवलप हो रहा था, और जो राजा राममोहन राय के विचारों से भी ज्यादा आधुनिक और क्रांतिकारी थे। इसी आंदोलन को यंग बंगाल आंदोलन कहा जाता है। कंसेप्ट क्लियर पूरी तरह से। हेनरी विवियन डेरोजियो इस आंदोलन के प्रवर्तक और जन्मदाता हैं, नेता हैं। यंग बंगाल आंदोलन के नेता, प्रवर्तक, प्रपोजर कौन है? हेनरी विवियन डेरोजियो। डेरोजियो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे और अतिवादी विचार रखते थे। फ्रांस की क्रांति में भी बहुत हिंसा हुई थी, ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट थॉट रखते थे। ईस्ट इंडिया नामक दैनिक समाचार पत्र का ये संपादन करते थे। तो प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता है कि ईस्ट इंडिया का संपादन कौन करते थे, या हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा कौन सा समाचार पत्र का संपादन होता था? ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस आंदोलन को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा था। ये जो यंग बंगाल आंदोलन है ना, इसको सुरेंद्र नाथ बनर्जी में क्या कह दिया कि ये क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इन बंगाल। बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा है इसको। आगे बढ़ता हूं। इसके बाद आ जाइए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत पढ़ाने के लिए बांग्ला भाषा में वर्णमाला भी लिखी। विधवा पुनर्विवाह हेतु सशक्त आंदोलन चलाया कि नहीं, विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए। स्त्री शिक्षा हेतु भी इनका योगदान अविस्मरणीय है। बाल शास्त्री जाम्बेकर बॉम्बे में पत्रकारिता के माध्यम से समाज सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। मराठी पत्रकारिता के पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म, बाल शास्त्री जाम्बेकर। बढ़िया से याद रखिएगा। 1832 में इन्होंने एक साप्ताहिक पत्र दर्पण का प्रकाशन किया, और 1840 में 8 साल के बाद दिग्दर्शन नामक पत्र शुरू किया। तो प्रश्न ये सब खूब पूछता है, दिग्दर्शन, दर्पण, मराठी पत्रकारिता के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, वगैरह वगैरह। आगे देखिए, सत्य शोधक समाज एवं ज्योतिबा फूले 1827 से 1890। ज्योतिबा फूले माली जाति के में पैदा हुए। 1873 में 1873 में, डेट याद रखिएगा, वर्ष याद रखिएगा, 1873 सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इस समाज का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सेवा, स्त्रियों एवं निम्न जातियों के मध्य शिक्षा का प्रसार करना था। राजा बाली को आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। बाली, राजा बाली याद रखिएगा, इनको आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया गया। ज्योतिबा फूले को सामाजिक कार्यों में योगदान हेतु महात्मा की उपाधि दी गई, ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम क्या है? तो सावित्री बाई फूले, और इनकी सहायता से पूना में एक बालिका स्कूल की स्थापना भी इन्होंने किया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योतिबा फूले, है ना, और सत्य शोधक समाज और सावित्री बाई फूले, ये याद रखिएगा। तो ये तीसरा समाज है। क्या क्या आपने देखा? एक आपने देखा ब्रह्म समाज, एक आपने देखा प्रार्थना समाज, एक 1828, एक 1800 कब 67, और अब आप देख रहे हैं एक सत्य शोधक समाज, है ना। आपने क्या देखा? इसको 1800, मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि याद रहे, 1867, और ये 1873। यहां पे राजा राम मोहन राय, यहां पर
आपका कौन है? तो प्रार्थना समाज का आत्माराम पांडुरंग। और सत्यशोधक समाज के बारे में क्या है? तो ज्योतिबा फूले। बढ़िया से चीजों को याद रखना है। आगे बढ़ता हूं। सावित्रीबाई फूले इनकी पत्नी का नाम, ठीक है। और राजा बाली को इन्होंने आंदोलन का क्या बना दिया गया? आंदोलन का राजा बाली को, एक मिनट, आंदोलन का प्रतीक बनाया गया है। ठीक है, जस्ट सेकेंड। चलिए आगे। गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवादी इनको कहते हैं, है ना। महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। ब्रिटिश शासन के अधीन एक न्यायाधीश थे। याद रखिएगा, अभी तक जितने लोग मिले उनमें से ये थोड़ा डिफरेंट है। ये ब्रिटिश शासन के अधीन एक क्या है? तो एक जस्ट एक आपका क्या बोलते हैं उसको, जो एक जस्टिस है ना। लेकिन समाज सुधार के मुद्दों पर लोकहितवादी के नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर में लिखते थे। मतलब ये लोकहितवादी अपना नाम लिखते थे लोकहितवादी, और पत्रिका है प्रभाकर। प्रभाकर में एक साप्ताहिक पत्रिका है जिसमें लोकहितवादी के नाम से सोशल रिफॉर्म के इश्यूज पर कुछ कुछ बातें अपने लिखते थे। कौन? गोपाल हरि देशमुख। हितेचू नामक साप्ताहिक पत्रिका इन्होंने शुरू की। तो पूछा जा सकता है गोपाल हरि देशमुख ने कौन सी पत्रिका की शुरुआत की? हितेचू। ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और लोकहितवादी नामक पत्र पत्रिकाओं की नींव डालने में अग्रणी भूमिका निभाई। क्या क्या? ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और लोकहितवादी। आगे बढ़ जाइए। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, कांग्रेस के उदारवादी नेता। अभी अब पढ़ोगे अगले मतलब अगले एक दो क्लास में कि कांग्रेस में कुछ उदारवादी नेता रहे हैं, जिसमें से एक है गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे की सहायता से 1905 में इसकी स्थापना कर दी थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1905 में। 1911 में समाज के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए हितवाद नामक एक प्रकाशन शुरू किया। इन्होंने एक कौन सा प्रकाशन शुरू किया? हितवाद, समाज के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए। 1915 में एम जी के गोखले की मृत्यु के बाद श्रीनिवास शास्त्री ने इसका अध्यक्ष पद संभाला। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इनकी मृत्यु जब हो गई उसके बाद श्रीनिवास शास्त्री ने इसका अध्यक्ष पद संभाला। इस संस्था ने राजनीतिक गतिविधियों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों से अलग रहने का निर्णय लिया। मतलब इनका सीधा सीधी मतलब था कि हमने समाज सुधार के पॉइंट ऑफ व्यू से द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया है, इसका पॉलिटिकली कोई लेना देना नहीं है। यूं तो गोपाल कृष्ण गोखले एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फिगर भी थे, पर किन्होंने पर कभी भी इस संस्था को उस दौर के राजनीति से नहीं जोड़ा। ये एक समाज सुधार के लिए विशुद्ध संस्था बन के रह गई। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने एमजी रानाडे की सहायता से 1905 में द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया। गोखले की मृत्यु के बाद इसमें श्रीनिवास शास्त्री जी ने इसका अध्यक्ष पद को संभाला। नारायण मल्हार जोशी, बंबई में इन्होंने सोशल सर्विस लीग, देखिए पूछा जा सकता है, सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। 1920 में इन्होंने ही अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटक, यही वो व्यक्ति है नारायण मल्हार जोशी, एनएम जोशी इसको कहते हैं, इनको कहते हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एआईटीयूसी की स्थापना 1920 में इन्होंने किया। आगे बढ़ता हूं। रामकृष्ण आंदोलन और स्वामी विवेकानंद। देखिए दक्षिणेश्वर काली कलकत्ता के पुजारी रामकृष्ण परमहंस थे। 1836 से 86 इनका जन्मकाल। रामकृष्ण परमहंस ने परमहंस मठ की स्थापना की। 1862 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हो गया है। बचपन का नाम नरेंद्र दत्त। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। 1897, बढ़िया से याद रखना है, 1897। 1893 में इन्होंने शिकागो में, शिकागो है कलकत्ता सॉरी अमेरिका में, यहां पे एक विवेकानंद ने एक विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने ये गए थे और लोगों को यह बताया कि वेदांत केवल हिंदुओं का ही नहीं अपितु सभी मनुष्यों का धर्म है। ये 1893 का ये शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, ये बड़ा ही फेमस रहा यहाँ का स्पीच इनका। इस स्पीच में इन्होंने ये कहा था
कि पूरब दुनिया को पूरब और पश्चिम, ये जो पश्चिम है, पश्चिम मतलब यूरोप, पश्चिम ने क्या दिया, तो पश्चिम ने भौतिकवाद दिया, भौतिकता या भौतिकवादी बातें दिया, जबकि पूरब जो भारत है उसने क्या दिया, तो आध्यात्म दिया। और कहा गया कि मानव कल्याण इन दोनों के मिक्सचर पे है, केवल आध्यात्म या केवल भौतिकवाद पे नहीं है। इसलिए विश्व को एक परिवार के रूप में देखा जाना चाहिए। ऐसी बात इन्होंने कह करके वो स्पीच इनका कहा जाता है कि अब तक भारत के दो चार अगर बड़े और सबसे बेहतरीन स्पीच में से कोई किसी का नाम लिया जा सकता है तो इनका। आध्यात्मवाद, देखिए ये पॉइंट मैंने डाल ही दिया, आध्यात्मवाद एवं भौतिकवाद के संतुलन पर बल दिया है। इन्होंने कहा कि पश्चिम का भौतिकवाद और पूर्व का आध्यात्मवाद का सम्मिश्रण ही मानव कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग है। आगे, सेवा सदन, पारसी धर्म सुधारक बहराम जी मालाबारी, 1908 में सेवा सदन की स्थापना किया। तो सेवा सदन की स्थापना किसने किया, तो बहराम जी मालाबारी ने 1908 में। बाल विवाह के विरुद्ध तथा विधवा विवाह के पुनर्विवाह के पक्ष में जोरदार आंदोलन चलाया इन्होंने, और इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप एज ऑफ कंसेंट एक्ट, कल पढ़ाए थे, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, सम्मति आयु अधिनियम जिसको आप कहते हो, को पारित किया गया था बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से ही, है ना। चलिए, देव समाज। अब आइए एक और समाज आ गया। हमने अभी तक दो तीन चीजें देखा है, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज। आइए देव समाज। एक व्यक्ति है शिव नारायण अग्निहोत्री। इन्होंने 1887 में 1887 में लाहौर में, याद रखिएगा, इस देव समाज की स्थापना की। मूल उद्देश्य क्या थी, आत्मा की शुद्धि, गुरु की श्रेष्ठता की स्थापना और अच्छे मानवीय कार्य किए जाए। इस समाज के शिक्षाओं को देवशास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। भारत धर्म महामंडल शिक्षित रूढ़िवादी हिंदुओं का एक संगठन था। अब देखिए, शिक्षित रूढ़िवादी हिंदुओं का संगठन था। सनातन धर्म सभा 1950, धर्म महापरिषद दक्षिण भारत, धर्म महामंडली बंगाल आदि संगठनों को मिलाकर 1902 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना की, जिसका मुख्यालय वाराणसी रहा और मदन मोहन मालवीय इसके प्रमुख रहे थे। तो ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे, दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज। यह हिंदू सुधारवादी आंदोलन था, हिंदू सुधारवादी आंदोलन, है ना। मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना। संस्थापक दयानंद सरस्वती। आर्य समाज, है ना। तो दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था, प्रश्न बन सकता है, मूल शंकर। जन्म गुजरात के ब्राह्मण परिवार में इनका हुआ है। 1875 में, पॉइंट टू बी नोटेड, 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना कर दी। तो कितने समाज मिल गए अभी तक, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, देव समाज, और उसके बाद अब आर्य समाज। ठीक है, बाद में इसका मुख्यालय बंबई से कहां ले जाया गया, लाहौर चला गया, है ना। तो इसकी पुस्तक है, इनकी दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। इनका नारा है वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती ने वेदांत की शिक्षा मथुरा के एक अंधे गुरु स्वामी विरजानंद से ग्रहण की थी। आर्य समाज ने लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष और लड़कियों के विवाह की 16 वर्ष निर्धारित किया था। हिंदू धर्म रक्षार्थ शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया है, शुद्धि आंदोलन। इनके इससे किसी के दबाव या भय हिंदू धर्म छोड़ने वाले लोग पुनः हिंदू धर्म में स्वीकारा जा सके। मतलब ये शुद्धि आंदोलन मतलब ये था कि जो लोग पास्ट में कभी भी किसी दबाव में बहला फुसला करके हिंदू धर्म छोड़ दिए हैं, वो दोबारा आ सकते हैं, और इसको ही शुद्धि आंदोलन कहा गया। आर्य समाज के विचार क्या थे, ईश्वर एक है, ईश्वर उपासना में आध्यात्मिक चिंतन को सर्वश्रेष्ठ स्थान है, ईश्वर निराकार है, मूर्ति जब निराकार है तो मूर्ति पूजा का विरोध होगा, अवतारवाद का खंडन होगा, आत्मा अमर है, पुनर्जन्म का समर्थन होगा। जब आत्मा अमर है तो पुनर्जन्म का और कर्म फल एवं मोक्ष में विश्वास कहा गया। यानी एक तरीके से मान लीजिए ये निर्गुण भक्ति धारा का क्या थे, एग्जाम्पल है ये। हम आपको निर्गुण भक्ति धारा पढ़ा चुके हैं मेरे दोस्त। चलिए, स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन, बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध, कुछ विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह का समर्थन, और हिंदी एवं संस्कृति भाषा के प्रसार को प्रोत्साहन, हिंदी और संस्कृत भाषा के प्रसार को
प्रमोशन। आर्य समाज से जुड़े बाद के विद्वान कौन कौन रहे? तो लाला हंसराज रहे, पंडित गुरुदत्त रहा, इसके अलावा लाला लाजपत राय रहे, इसके अलावा स्वामी श्रद्धानंद रहे। ये लोग बाद में आर्य समाज से जुड़े। 1883 में खान पान और शिक्षा नीति के मुद्दे को लेकर के आर्य समाज दो समूहों में बट गया। यानी 1800 कब हुआ है? 75 में आर्य समाज बना और 1883 में 93 में, है ना, इसका एक डिवीजन होता है। एक कल्चर्ड पार्टी होगी, एक महात्मा समूह। कल्चर्ड पार्टी, इस समूह के नेता महात्मा हंसराज थे और यह समूह मांसाहार और पश्चिमी शिक्षा का समर्थक था, जबकि महात्मा समूह, यह समूह समग्र शाकाहार और शिक्षा की गुरुकुल पद्धति का समर्थक था। इस समूह का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद ने किया। चलिए, अब महात्मा हंसराज ने 1886 में लाहौर में ओरिएंटल एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। स्वामी श्रद्धानंद ने 1901 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आप रनिंग नोट्स बनाइए, बाद में इसको फिर से वीडियो को देखिए और बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, मेरे YouTube चैनल में भी मिल जाएंगे ये वीडियोस आपको। अगला, राधा स्वामी आंदोलन। आगरा के एक बैंकर तुलसी राम ने 1861 में इस आंदोलन की शुरुआत की। क्या नाम है? शिवदयाल साहब। मुख्य बातें, एक ही ईश्वर की सर्वोच्चता में विश्वास, गुरु की सर्वोच्चता में विश्वास, सत्संगों का आयोजन, सादगीपूर्ण सामाजिक जीवन में आस्था। अगला, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम, जिसको कहते हैं SNDP आंदोलन। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन दलित ब्राह्मण संघर्ष के परिणाम स्वरूप उत्पन्न एक क्षेत्रीय आंदोलन था। तो एक रीजनल मूवमेंट था दलित ब्राह्मण संघर्ष के परिणाम स्वरूप। इस आंदोलन की शुरुआत केरल के इजवास जाति है, इस इजवास जाति के श्री नारायण गुरु स्वामी ने की थी। 1888 में शिवरात्रि के अवसर पर अरुवीपुरम नामक स्थल में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की नारायण गुरु ने। 1889 में, एक साल के बाद, अरुवीपुरम क्षेत्र योगम की स्थापना की नारायण गुरु ने। 1903 में अरुवीपुरम श्री धर्म परिपालन योगम को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया। श्री नारायण गुरु इसके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए एवं उनके शिष्य कुमारन आसन को महासचिव बनाया गया। यह आंदोलन भारत में भविष्य को कई आंदोलनों को भी प्रभावित किया है। ठीक है, एक तरीके से जातिवाद पर प्रहार कर रहा है यह आंदोलन। अगड़ी जातियों की जो वर्चस्व, जो श्रेष्ठता है, उस पर चुनौती उसको दे रहा है यह आंदोलन। उसके बाद वोक्कालिंगा संघ 1905 में मैसूर में ब्राह्मण विरोधी एक आंदोलन ये भी हुआ। देखिए, साउथ में ब्राह्मण विरोधी खूब हुआ। न्याय आंदोलन और जस्टिस आंदोलन, है ना, जस्टिस मूवमेंट। इस आंदोलन की शुरुआत CN मुदालियार, TM नायर और P त्यागराज ने मद्रास में किया है। तो याद रखिएगा, जस्टिस आंदोलन मद्रास में 3 नेताओं के द्वारा किया गया, मुदलियार, TM नायर एंड P त्यागराज। उद्देश्य क्या था? तो गैर ब्राह्मण जो जातियां थी, उन जातियों का विधायिका में प्रतिनिधित्व बढ़ाना। 1917 में, यानी वो कालिंगा संघ, देख रहे हैं ना, एक तरीके से पॉलिटिकल है। 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया गया। विधायिका में निम्न जाति के लोगों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की इन्होंने मांग की। आत्मसम्मान आंदोलन 1920 के दशक में EV रामास्वामी नायकर द्वारा एवं बालीजा नायडू के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई और यह भी आपको ब्राह्मणवाद के विरुद्ध एक आंदोलन था। उसके बाद आप आ जाइए मंदिर प्रवेश आंदोलन 1924 में KP केशव के नेतृत्व में केरल में वाईकोम सत्याग्रह आरंभ हुआ। देखिए, वाईकोम सत्याग्रह पढ़ेंगे आप, KP केशव, है ना, जिसने सामाजिक मार्गों एवं हिंदू मंदिरों में दलितों को प्रवेश का अधिकार दिए जाने की मांग की। दलितों का हिंदू मंदिर में एंट्री हो सके, इस बात का मांग की। पंजाब के जाटों और मदुरई के भी स्थानीय निवासियों ने इस सत्याग्रह के माध्यम से समान अधिकारों की मांग की। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के समर्थन में केरल की यात्रा की और सत्याग्रहियों की मांगे पूरी किए जाने की अपील की कि हाँ भाई, मंदिर में हर किसी को एंट्री का आदेश दिया जाए। केरल में मंदिर प्रवेश आंदोलन जोर पकड़ने लगा। के कलप्पन
एवं केरल के प्रख्यात कवि सुब्रमण्यम तिरुमामारू ने गुरुवयूर नामक स्थान पर 16 स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं के दल का नेतृत्व किया। अंततः 1936 में ट्रावनकोर के जो महाराजा थे उसने एक राजाज्ञा जारी किया जिसमें सभी सरकार नियंत्रित मंदिरों को सभी जातियों के लिए क्या कर दी, खोल दिया। 1936 में ट्रावणकोर के महाराजा ने एक आदेश जारी किया कि भाई सभी मंदिर को खोल दिया जाए। अब आइए थोड़ा सा मुसलमान धर्मों में किस प्रकार के क्या क्या आंदोलन चल रहे थे। मैं थोड़ा सा तेज हूं कंप्लीट करने के एक प्रेशर को लेकर के, ठीक है, आप लोग मेरा साथ देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है किसी को। चलिए, वहाबी आंदोलन, केवल पॉइंट्स को आप समझिए, ये नोट्स आपके पास जा चुका है, मैं आपको भेज चुका हूं। वहाबी आंदोलन आप फोटोकॉपी करवा लीजिएगा और उसको देख लेना है। मुसलमानों द्वारा पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध सर्वप्रथम जो प्रतिक्रिया हुई उसे ही वहाबी या वलीउल्लाह आंदोलन कहा गया। याद रखिएगा, पॉइंट समझिएगा कि मुसलमानों द्वारा पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध में, यानी जो वेस्टर्नाइजेशन का जो इंपैक्ट मुसलमान समाज में आ रहा था, उसकी सबसे पहली जो प्रतिक्रिया हुई है वो वहाबी या वलीउल्लाह आंदोलन उसको कहा जाता है। यह एक पुनर्जागरणवादी आंदोलन था और शाह वलीउल्लाह ने सर्वप्रथम मुस्लिम समाज की कमियों की ओर ध्यान दिया। सर्वप्रथम मुस्लिम समाज की कमियों की ओर किसने ध्यान दिया? शाह वलीउल्लाह ने। वहाबी आंदोलन। इसके बाद शाह अब्दुल्ला अजीज तथा सैयद अहमद बरेलवी ने वलीउल्लाह के विचारों को और लोकप्रिय बनाया। शाह अब्दुल अजीज ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया और प्रारंभ में यह अभियान सिख सरकार के खिलाफ था, परंतु 1849 में अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करने के बाद यह अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। ठीक है ना? तो पहले यह वहाबी आंदोलन सिखों के विरुद्ध, और बाद में जब सिखों का विलय कर लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा तो यह अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। तो प्रश्न बन सकता है वहाबी आंदोलन का नेता कौन है? तो दो तीन लोग, वलीउल्लाह, पहली बात शाह वलीउल्लाह, सर सैयद अहमद बरेलवी और शाह अब्दुल्ला अजीज, ये तीन लोगों का नाम आ सकता है। अगली बात, एक प्रश्न बड़ा अच्छा ये बन सकता है कि पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध में मुसलमानों द्वारा पहली प्रतिक्रिया, पहला विरोध कौन से आंदोलन के रूप में जाना जाता है? तो दैट इज वहाबी मूवमेंट। यह आंदोलन 1870 तक चला और इस आंदोलन का केंद्र पटना रहा और 1857 में भी इस आंदोलन की भूमिका थी। यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ है उसमें आपको वहाबी आंदोलन का एक इंपैक्ट नजर आएगा वहां। ठीक है। टीटू मीर का आंदोलन। वहाबी आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी का एक शिष्य है मीर निथार अली, जिन्हें टीटू मीर के नाम से भी जाना जाता था, ने इस आंदोलन का प्रवर्तन किया। यह आंदोलन विशेषकर बंगाल में केंद्रित था। ठीक है। नेक्स्ट है फराजी आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने 1818 में किया है। हाजी शरीयतुल्लाह, देखिए टीटू मीर, उधर आपका वहाबी तो शाह वलीउल्लाह, फराजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह। इसे फराइजी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और इस आंदोलन का कार्यक्षेत्र पूर्वी बंगाल था। मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र की मुस्लिम आबादी को सामाजिक भेदभाव और शोषण से बचाना था और हाजी शरीयतुल्लाह जो है के पुत्र दूदू मियां के नेतृत्व में 1840 के पश्चात बाद में आंदोलन ने क्रांतिकारी रुख अख्तियार कर लिया। हाजी शरीयतुल्लाह के बेटा कौन है? दूदू मियां। अगला जो इस्लाम धर्म में आंदोलन हो रहा है उसको कहते हैं अहमदिया आंदोलन। 19वीं शताब्दी में मुस्लिम उदारवादी आंदोलन यह था। तो पहली बात मुस्लिम, दूसरी बात उदारवादी आंदोलन था, है ना? यानी मारपीट ये सब नहीं, आराम से सुधारों के माध्यम से चीजें बदले। 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने इस्लाम के एक पंथ की स्थापना की जिसको कहा गया अहमदिया समुदाय। ये मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया समुदाय की स्थापना की गई।
यह आंदोलन मुस्लिम समाज में सुधार लाने, कुरीतियों को दूर करने का अपना एक प्रमुख लक्ष्य मानता था और यह जिहाद का विरोध करता था। मैंने कहा ना, ये मारपीट की बात नहीं करेगा, ये उदारवादी हैं, ये जिहाद का विरोध करेंगे। मानवाधिकारों और सहिष्णुता को इन्होंने क्या कर दिया, बढ़ावा दिया कि नहीं, सहिष्णुता यानी आप सहनशीलता जिसको कहते हैं, और मानवाधिकारों को इन्होंने प्रमोट किया। अहमदिया समुदाय ही एकमात्र ऐसा इस्लामिक पंथ है, पॉइंट टू बी नोटेड, जिसका विश्वास है कि धार्मिक युद्ध एवं रक्तपात को समाप्त करने एवं नैतिकता, शांति एवं न्याय को पुनर्स्थापित करना ही उचित मार्ग है, उचित काम है। अहमदिया समुदाय ही एकमात्र ऐसा इस्लामिक पंथ है। यह आंदोलन पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादिया नगर से प्रारंभ हुआ। मिर्जा गुलाम अहमद की एक पुस्तक वराहीन ए अहमदिया में उनके सिद्धांतों की व्याख्या है। तो बढ़िया से याद रखिएगा, अहमदिया आंदोलन को, है ना, मुस्लिम समाज में सुधार आंदोलन है जो कि कहीं ना कहीं अतिवाद का विरोध करता है। आगे, सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खान का जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ। न्यायिक सेवा के एक अंग्रेज भक्त नौकरशाह थे, यानी जुडिशियल सर्विसेज में ये अंग्रेज भक्त नौकरशाह रहे हैं। 1878 में वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। 1888 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें नाइट हुड की उपाधि प्रदान की। 1875 में उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब किया? 1875 में। ठीक है, उन्होंने अपने विचारों और प्रचार तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका में लिखा। तो तहजीब उल अखलाक पत्रिका कौन जारी किए? सर सैयद अहमद खान। इस आंदोलन ने शिक्षित मुसलमानों के बीच उदार एवं आधुनिक पद्धति का विकास किया, जो कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ पर आधारित था। अगला है देवबंद आंदोलन। देखिए, दारुल उलूम इसको बोलते हैं। मुस्लिम धर्म की रूढ़िवादी उलेमाओं द्वारा, याद रखिएगा, ऑर्थोडॉक्सियल जो उलेमा है उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। दो उद्देश्य था, एक तो कुरान और हदीस की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार, और दूसरा विदेशी आक्रांताओं और गैर मुसलमानों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध यानी जिहाद। गैर मुसलमान, ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ कोई भी हिंदू भी आ जाएगा। देवबंद स्कूल की स्थापना तत्कालीन संयुक्त प्रांत के सहारनपुर जिले में, यानी यूपी के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में देवबंद नामक स्थान में 1886 में मोहम्मद कासिम नानोतवी के द्वारा और राशिद अहमद गांगोही के द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। तो देवबंद स्कूल की स्थापना सहारनपुर यूपी, देवबंद वहां पे एक जगह है। 1866 में मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोही के द्वारा। इसने अलीगढ़ आंदोलन का कड़ा विरोध किया था, याद रखिएगा, इसने अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया और मुस्लिम समाज का पाश्चात्यकरण और उदार रुख अपनाने के लिए ही इसका विरोध इन्होंने किया है। इसके बाद आप आ जाइए कि पारसी धर्म में क्या सुधार हो रहा है। तो 1851 में पारसियों के एक समुदाय ने रहनुमाई माजदायसन सभा का गठन किया 1851 में। इसका उद्देश्य पारसी धर्म का पुनरुद्धार। इस आंदोलन के नेता नौरोजी फरदून जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, के आर कामा थे, एसएस बंगाली थे। रास्त गुफ्तार, है ना, नामक एक पत्रिका द्वारा इस सभा के संदेशों को पारसियों तक पहुंचाया जाता था। रास्त गुफ्तार, चलिए, यानी दादा भाई नौरोजी अभी आएंगे, कांग्रेस के उदारवादी नेता इसी से संबंधित थे। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी या थियोसॉफिकल आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत H.V. ब्लावत्स्की और कर्नल M.S. अल्काट ने शुरू किया। 1875 में इन्होंने अमेरिका में एक थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। 1882 में इन्होंने सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के निकट अडियार में स्थापित कर दिया, है ना। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक मुख्यालय जो है अडियार में स्थापित किया 1882 में। ध्यान, योग और चिंतन को बहुत महत्व देते थे ये लोग और पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत का समर्थन करते थे। 1907 में
एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष चुनी गई। ये वही एनी बेसेंट है जो बाद में 1915 में आपको होम रूल लीग मूवमेंट चलाते हुए नजर आएंगी बाल गंगाधर तिलक जी के साथ। तो एनी बेसेंट भी पारसी धर्म सुधार से जुड़े हुए हैं और खास करके थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर हैं। अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की आधारशिला रखी और यही बाद में कॉलेज बना और उसके बाद अंत में 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में बदल गया। तो याद रखिएगा ये बात। दैट्स इट। जितनी बातें मैंने आपको बताया थोड़ा सा उन चीजों पर ध्यान रखना है और मैं गारंटी करता हूं कि लगभग पूरा समाज सुधार आंदोलन आपको मैंने कवर करवा दिया है।